Hello friends, myself Saket Sahu. I again welcome all of you to our series of capacitance, जिसमें हम ये स्टडी अब करने वाले हैं कि एक स्फेरिकल कंडक्टर जब भी किसी सर्कुलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा रहता है तो हम उसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कैपेसिटेंस डेवलप करते हैं, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी डेवलप करते हैं। डायग्राम आपके सामने है। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका होमवर्क भी दिया था और आपको ये बात बोली भी थी कि आप इसको बहुत अच्छे से ट्राई करिएगा, सोचिएगा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से फील आए इसका एप्लीकेशन में। तो देखिए, मेरे पास में एक कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टर पे मैंने चार्ज क्यू स्टोर करा के रखा है। ठीक है, अब ये कंडक्टर को बेसिकली मैंने क्या करा है कि इनफाइनाइट मीडियम में नहीं रखा है, बल्कि मैंने एक ऐसे मीडियम में रखा है जो सर्कुलर मीडियम है, और सर्कुलर मीडियम में बी रेडियस का मीडियम है, ए रेडियस का कंडक्टर है, जिसमें मैंने चार्ज को स्टोर कराया हुआ है। अब मुझे इसका कैपेसिटेंस पता करना है, तो बताइए क्या होगा। सोचिए, आई होप आपने मेहनत करी होगी इस पे। तो बेटा, यहां पर सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में आएगा, वो फर्स्ट थॉट ये होगा कि यार इसका कैपेसिटेंस तो डायरेक्टली मैं ये क्यों नहीं लिख देता हूं, विच इज क्यू बाई वी, क्योंकि Q होता है C इंटू वी, तो Q बाई वी हो जाएगा। और पोटेंशियल क्या होता है, मुझे पता है इसका पोटेंशियल हो जाएगा K Q बाय ए, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, ए है, तो मैं डायरेक्टली के क्यू बाई ए लिख दूं। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप डायरेक्टली के क्यू बाई ए लिखोगे तो आप के की वैल्यू क्या लिखोगे, के की वैल्यू लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखेंगे आप। बट मेरा आपसे सवाल ये है कि आप यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो यूज कर रहे हो वो तो एयर का मीडियम मानते हुए कर रहे हो, बट यहां पर तो दूसरा मीडियम भी तो अवेलेबल है, तो उसके साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया था पिछली क्लास में कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो लेट से ई आर है, जिसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो इसके साथ जस्टिस इनजस्टिस हो जाएगा ना। तो आप इस तरह से डायरेक्टली इस टाइप के केसेस में आप ये सब चीजें नहीं लिख सकते हैं, मतलब आपको कोई ना कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका पोटेंशियल निकालने के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, इस कंडक्टर में जो मेन चैलेंज है, वो मेन चैलेंज क्या है, वो मेन चैलेंज सिर्फ अपने पास इतना है कि अगर मुझे पोटेंशियल पता चल गया इस सरफेस का तो मेरा काम तुरंत हो जाएगा। वो पोटेंशियल निकालना ही तो चैलेंज है, तो वो पोटेंशियल डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए डायरेक्टली जब हम फिजिक्स में कोई चीज नहीं निकाल सकते तो हम कहां जाते हैं, एक स्टेप बैक जाते हैं, उसके डेरिविएशन पे जाते हैं। तो अब हम इसके डेरिविएशन को समझेंगे। कैसा डेरिविएशन कि मतलब चलिए ठीक है, कैपेसिटेंस तो हमें आ गया, बट पोटेंशियल क्या होता है। तो एक 2-3 लाइन में मैं आपको बेसिक पोटेंशियल डेफिनेशन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है पोटेंशियल, हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि बेटा अगर सपोज करो कोई एक चार्ज है, लेट्स से ये चार्ज है Q1 फिक्स है, दिस इज फिक्स, तो हम सबको पता है कि पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है। पोटेंशियल से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो होता क्या है, बेसिकली हम इस चार्ज की जो फील्ड होती है, लेट्स से इस रीजन में फील्ड है, ठीक है, तो हम एक छोटे से चार्ज Q0 को यहां से यहां तक लाने में, लेट्स से इस पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे करता हूं उस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट, कि भाई इस चार्ज की जो फील्ड होगी उस फील्ड के अंदर इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो मुझे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे ऐसे लगेगा, ये चार्ज पे धक्का देगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और मैं जो मेहनत करूंगा वो मेहनत ऐसी रहेगी, क्योंकि मुझे मेहनत ऐसी तो करनी पड़ेगी, और मेरी जो मेहनत रहेगी बेसिकली वो एक्सटर्नल फोर्स की मेहनत रहेगी, और जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के लिए तो होता है। तो बेसिकली मेरी जो मेहनत रहेगी वो ऐसी रहेगी, तो मैं इसको यहां से यहां तक लाने में जो F इंटू डी एक्स करूंगा, जो फोर्स और डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन करके जो वर्क निकालूंगा, वही तो जाके यहां से यहां तक जाके वो मेरी मेहनत यहां पर जाके स्टोर हो जाएगी, और वही तो इस पॉइंट पे जाके इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बनती है। हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, फील्ड में हर जगह की पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, अगर चार्ज यहां से यहां पर जाता है तो बेटा क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इन दोनों के इंटरेक्शन की वो होती है K Q1 Q0 डिवाइड बाय, और जितनी डिस्टेंस इनके बीच में है यही तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पर मैं पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल की। तो बेटा पोटेंशियल होता क्या है, कुछ नहीं होता, ये अगर पोटेंशियल एनर्जी है U, तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो मेहनत मुझे करनी पड़ी, यही तो मेहनत करनी पड़ी, यही तो वर्क है, एनर्जी तो वर्क होता है, कंजर्वेटिव वर्क। तो इसको चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो मुझे मेहनत करनी पड़ी, वो मेहनत अगर मैं इसी चार्ज से डिवाइड कर दूं तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल बन जाता है। ये बहुत बारीक बात है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्या कि अगर मैं इस चार्ज को यहां से लेके यहां तक
तक लाता हूं और जो मुझे मेहनत करनी पड़ी मेरे एक्सटर्नल फोर्स से, उस मेहनत को अगर इसी चार्ज से मैं डिवाइड कर दूं तो वो पोटेंशियल बन जाता है। मतलब मेहनत तो ये है, तो अगर मैं U डिवाइड बाय क्यू नॉट कर दूं मतलब K Q1 बाय R ये बन जाएगा, दिस विल बी पोटेंशियल। अगर मैं इस पॉइंट को 1 मानूं तो ये पोटेंशियल 1 बन जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल बन जाएगा। ऐसे ही तो हम निकालते हैं, हमने पढ़ा भी है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जो मेहनत मुझे करनी पड़ रही है उस मेहनत को उस चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, जिस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, तो वो पोटेंशियल बनेगा। अब एक और पॉइंट है, ये जो पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा, ये जो पोटेंशियल बना है ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, बट किसकी वजह से पोटेंशियल है? वो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको कि अगर मुझे इस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को फिक्स करूंगा और इस चार्ज की जो फील्ड होगी उस फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगा और उस लेके आने में जो मेरी मेहनत होगी इस पॉइंट तक लाने में, वो मेहनत को अगर उसी चार्ज से मैं डिवाइड कर दूंगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा और वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से। ये बात आपको दिमाग में सेट हुई? इस फंडामेंटल बेस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस जगह, क्योंकि हम डायरेक्टली पोटेंशियल नहीं लिख सकते हैं। अब देखो इस चीज को मैंने क्यों बताया, इस चीज को इसीलिए बताया क्योंकि आप इसको कोरिलेट कर पाए। देखो यहां पर ये जो स्फीयर है, क्या मुझे इस स्फीयर की फील्ड्स पता है? बिल्कुल पता है। मुझे पता है इस स्फीयर को कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर में मान सकता हूं, और एक बार मैंने कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर मान ली तो उसकी KQ बाय एक्स स्क्वायर फील्ड हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, KQ बाय एक्स स्क्वायर, ये जो स्फीयर है इसकी बाहर जो एयर है इस जगह फील्ड क्या होगी? KQ बाय एक्स स्क्वायर किसी भी डिस्टेंस x पे, पर K क्या होगा? K होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैंने क्यों बोला? क्योंकि हम एयर में बात कर रहे हैं। बट आप मुझे खुद बताओ, क्या वो फील्ड सेम होगी इस जगह अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में? नहीं। अगर किसी जनरल डिस्टेंस x पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जाऊं मैं, तो जो फील्ड निकालूंगा वो बनेगी KQ बाय एक्स स्क्वायर, पर वहां K जो बदल जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ER। वहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल होगा। यही चेंज आने के कारण तो मुझे चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको लिख के बताता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साहब इस जगह अगर मैं फील्ड निकालूं इस स्फीयर की वजह से कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो वो फील्ड आएगी KQ बाय एक्स स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस अगर x है तो, और इसको मैं जब लिखूंगा वो लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखूंगा? क्योंकि मैं एयर में बात कर रहा हूं तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर मैं इस पॉइंट पे कहीं भी इस जगह फील्ड अगर निकालता हूं इस जगह, तो देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालूंगा तो इस पॉइंट पे जो फील्ड मैं लिखूंगा वो लिखूंगा KQ बाय एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा। बट K की वैल्यू क्या आएगी? वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ER बाय एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब आप खुद सोचो। देखो यहां पर इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो मुझे मेहनत करनी पड़ रही थी वो क्यों करनी पड़ रही थी? क्योंकि इस चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी उधर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्टेंटली मुझे फोर्स उधर डेवलप कर रही थी, इसलिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ रही थी। तो मैंने एक ही बार में वर्क निकाल लिया। बट यहां पर भी तो सेम टू सेम चीज है। पर देखो अगर मैं ये चार्ज है, अब देखो ये चार्ज है, इस चार्ज को मैंने कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर मान लिया इसकी तरह। अब मुझे अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, सरफेस पे मतलब किसी भी पॉइंट पे निकाल लूंगा तो वो तो इक्वी पोटेंशियल होता है, तो हर जगह पोटेंशियल निकल जाएगा, तो वही तो पोटेंशियल मुझे निकालना है। तो अगर इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। उस टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड में लेके आना पड़ेगा यहां से यहां तक, और वो जो मेहनत मुझे करनी पड़ेगी वही मेरा पोटेंशियल बनेगा डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाता हूँ, तो बेटा आप खुद सोचो दिमाग से, इस चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में मुझे कितने अपोजिशन फेस करने पड़ रहे हैं? 2 अपोजिशन डिफरेंट फेस करने पड़ रहे हैं। क्यों फेस करने पड़ रहे हैं? क्योंकि एक बार तो अपोजिशन ये वाली एयर की फील्ड देगी जो अलग है, और एक बार अपोजिशन मुझे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की फील्ड देगी जो अलग है। मतलब मुझे 2 बार वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 बार अलग अलग मेहनत होगी, तो एक ही बार में नहीं कर सकता हूं मैं, तो 2 अलग अलग मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और वो जो मेहनत पर यूनिट दैट चार्ज वही होगा आपका इस जगह का पोटेंशियल। आप पहले ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तब जाके अपन आगे बढ़ेंगे। तो बेटा देखो ये वाली बात क्लियर होने से आपको समझ में आ गया कि हाँ अब डायरेक्टली हम पोटेंशियल नहीं लिख सकते हैं, इसमें मुझे किसी चार्ज का फंडामेंटल स्टेप उठाना पड़ेगा और इस चार्ज को लाने में मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत को मैं 2 तरीकों से निकाल सकता हूं। एक तो मैं निकाल सकता हूं
बिल्कुल बेसिक F इंटू डी एक्स करके फोर्स इंटू वर्क डन करके वो वर्क निकाल सकता हूं और वर्क को यूज कर सकता हूं। यह दूसरा तरीका जो मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं, मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा हमारा एक रिफाइंड फॉर्मूला जो हमने वर्क डन से ही निकाला है। क्या निकाला है आपको शायद आपको ऑलरेडी पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहा हूं, ए से लेके बी जा रहा हूं, तो बताओ अगर इस जगह पोटेंशियल VA है, इस जगह पोटेंशियल VB है, तो क्या मैं इस जगह इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं VB माइनस VA इट इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट ऑफ dx, ऐसे लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई तो इधर से बाहर आ जाएगी बात, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं हुई तो इस जगह इंटीग्रेट होगी। बात आपको समझ में आ रही है? और देखो यहां से मैं एक और चीज समझ सकता हूं, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो देखो यहां पर पोटेंशियल कम होगा, यहां पर ज्यादा है, तभी तो ये चीज ओवरऑल निकल के भी नेगेटिव आएगी। अब यहां पर एक और बात, यहां पर कंफ्यूजन बच्चों को होता है, लिमिट। बेटा लिमिट किसकी रखेंगे? जो एलिमेंट होता है उसी की लिमिट रखेंगे। अब ये एलिमेंट जहां से मैं मानूंगा वहां से मैं लिमिट रखते चलूंगा। तो इनिशियली मैं पॉइंट ए पे था तो ए पॉइंट की लिमिट रखूंगा, बी पे था तो बी पॉइंट की लिमिट रखूंगा। ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी हम डेराइव कर चुके हैं वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगा के। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि देखो आप जानते हो कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, और वर्क होता है इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dx, यही होता है डिवाइड बाय पर यूनिट चार्ज। और फोर्स क्या होता है Q इंटू ई, क्यू से क्यू जाएगा और ई मतलब मैंने ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना ऑटोमेटिकली। तो मैं ऑलरेडी वर्क का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज कर चुका हूं, तो अब मैं रिफाइंड मेरा फॉर्मूला है और मैं इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाला हूं इस चीज को निकालने में। कैसे इस्तेमाल करने वाला हूं उसके लिए सबसे पहले मैं इस चीज को रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज पुरानी चीज है और हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब इस चीज को अगर मुझे इस्तेमाल करना है, आपको ये चीज समझ में आ गई है कि मुझे इसको इस्तेमाल क्यों करना है, तो अब अपन इसको एप्लीकेशन सीखते हैं। तो देखिए अगर सपोज करो सबसे पहले अपन ये समझेंगे बेटा कि इसको इस्तेमाल करना कैसे है। तो देखो मैं इसमें 3 पॉइंट्स मेजरली मार्क करता हूं, एक बार डायग्राम और अपन बना देते हैं ताकि क्लैरिटी अपन को रहे। सॉरी लाइन थोड़ी सी टिल्टेड हो गई है, तो मैं इसको क्लियर बना देता हूं प्रॉपर्ली, ठीक है। अब देखते हैं, अब अपन डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स से हमारे पास में ये आपका एक कंडक्टर था और ये एक और आपका कंसेंट्रिक स्फीयर है और एक कंसेंट्रिक स्फीयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। मैं मेजरली 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, समझना बात को। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे है। इस पॉइंट को मैं 1 बोलता हूँ, इस पॉइंट को 2 बोलता हूँ, इस पॉइंट को 3 बोलता हूँ। बेटा बहुत बहुत ध्यान से समझना, ये एक ऐसा टॉप कॉन्सेप्ट है जो बहुत डेप्थ, और आप भले ही अगर इस कॉन्सेप्ट को आप डेरिवेशन से नहीं समझो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, बट अगर आप इसका डेरिवेशन समझेंगे तो आपको फिजिक्स से और प्यार और इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करें 1, 2 और 3 चीजें पॉइंट्स मैंने मार्क करी है। अब मैं बेसिकली मैं ऑलरेडी इस पे चार्ज दे चुका हूं, जो मैंने आपको पहले बताया है। इस पे मैंने क्यू चार्ज दे दिया है और इस क्यू चार्ज की वजह से तो मुझे पोटेंशियल निकालना है ना, तो मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज लिख दिया है। अब जैसे ही मैंने बेटा ये क्यू चार्ज लिख दिया है, यू क्यू चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ये फिक्स है, इसको मैं कंसंट्रेटेड एट सेंटर मान सकता हूँ। इस चार्ज की वजह से एक पूरी फील्ड रहेगी, और अगर मुझे इस जगह का पोटेंशियल निकालना है तो मैं एक काम करूंगा ना, एक टेस्ट चार्ज लूंगा, उसको इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक ला दूंगा, तो जो मेहनत करनी पड़ेगी वही मेरा वर्क होगा, जो मैंने अभी इतनी बड़ी कहानी में समझा। तो ये जो है, ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है मेरा, और जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, वो मेरा है ER। अब देखते हैं, तो बेटा जब मैं इसको यहां से यहां तक लाने में वर्क करूंगा, तो मैंने आपको बोला 2 तरीके हैं मेरे पास, एक तो वर्क से निकाल सकता हूं या पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं वर्क का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर चुका हूं, ये मेरे लिए आसान चीज रहेगी। तो देखो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट इज इक्वल टू E डॉट dx, यही होता है। अब देखिए मैं सबसे पहले ना क्या करूंगा, मेरे दिमाग में क्या पैडागोजी लेके मैं चल रहा हूं कि यार मैं पहले इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगाऊंगा, ये वाली, और फिर इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगाऊंगा। इससे क्या हेल्प मिलेगी मुझे ये हेल्प मिलेगी कि जब मैं इस पॉइंट पे लिखूंगा तो इस पॉइंट का बेटा पोटेंशियल होता कितना है, V इन्फिनिटी तो हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये तो रिफरेंस पोटेंशियल है।
तो अगर मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल की बात करूंगा तो वो तो जीरो होगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने ये वाली इक्वेशन लगाई तो मुझे ये तो जीरो हो गया, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और अगर ये वाली वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो बेटा फिर से मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगा दूंगा। और इन दोनों के बीच में अगर इक्वेशन लगा दी मैंने तो मुझे ये वाली वैल्यू पहले ही पता चल चुकी है और ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। और एक बार मुझे अगर V1 पता चल गया तो मेरा V1 ही तो इक्विपोटेंशियल बन जाएगा पूरे सरफेस का। वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा तो मेरा पोटेंशियल निकल आएगा और उसको मैं मदर फॉर्मूले में या पेरेंट फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और पेरेंट फॉर्मूला पुट करके Q बराबर CV से मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई। तो अब देखते हैं बेटा, अपन सबसे पहले इसमें पहला पार्ट ले लेते हैं। हम बात करते हैं 2 and 3 के बीच में जो पॉइंट्स हैं 2 और 3 के बीच में हम ये चीज़ का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो देखो बेटा 2 and 3 का जो पॉइंट के बीच में है हम इसको बना देते हैं। हमें पता है कि देखो बेटा ये जो चार्ज है ये चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, और यहाँ पर भी मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ की वजह से यहाँ पर किसी भी इस जगह कहीं भी अगर मैं इसके बीच में बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के बीच में होगी ना। तो इस जगह जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो KQ बाय जनरल पॉइंट x² होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये चार्ज को मैंने कंसंट्रेटेड माना, ये वाला जो पार्ट है यहां पर 1 आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहां पर थोड़ी दूर पर 2 आ रहा है और यहां पर थोड़ी देर पर 3 आ रहा है। ये यहां पर कर्व है, यहां पर कर्व है, कुछ ऐसा ही तो है ना। तो देखो ना ये आपका कंडक्टर है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये आपका इन्फिनिटी पॉइंट है। अब देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट से अगर इधर पॉइंट पे मैं फील्ड निकालता हूं तो मैं बोल देता हूं किसी जनरल पॉइंट पे x है ये वाली डिस्टेंस, और ये x पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी। मैं जो एप्लीकेशन कर रहा हूं बेसिकली वो इन दोनों पॉइंट के बीच में कर रहा हूं। एक पॉइंट ये है बेटा और एक पॉइंट आपका ये है। तो जो एप्लीकेशन कर रहा हूं इधर फील्ड होगी KQ बाय x²। और मैं आपको अभी जस्ट बताई ये जो इधर पर फील्ड होगी KQ बाय x², K की वैल्यू में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आएगा क्योंकि यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ एयर है। तो देखो इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x², यही तो फील्ड हो जाएगी। अब देखो अब मुझे पता है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। देखो मैंने डायरेक्शन बनाया वो ये वाले डायरेक्शन में, और मैं किन दोनों पॉइंट के बीच में एप्लीकेशन कर रहा हूं, एक पॉइंट ये वाला है एक पॉइंट ये वाला है। तो देखो आप इसको यूज करो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो मैं इसको यूज डायरेक्टली कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, देखो V3 और 2 के बीच में अप्लाई कर रहा हूं तो देखो V3 फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट शुड बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ही तो है ये, है ना, इन डॉट dx वेक्टर। अब मुझे पता है मैं इधर जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है थीटा कितना हो जाएगा, वो 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब रही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये है, तो देखो V3 माइनस V2 इट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x² और dx आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब देखो V3 तो कितना है, ये तो 0 है, मैंने तो अभी आपको बताया इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है, 0 पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा। देखो अब ये मैंने बोला ये माइनस से माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएगा, समझना आप बात को, ये हो जाएगा। और मैंने क्या बोला कि Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x²। आपको लग रहा होगा इजी हो गया है अभी सॉल्व, पर अब तो चैलेंज बना है क्योंकि अभी हम एक मिस्टेक करते आ रहे हैं। क्या मिस्टेक है इसके अंदर, अभी हमने लिमिट्स पुट नहीं करी हैं। अब लिमिट की बात आती है, लिमिट चूंकि इंटीग्रेशन वेरिएबल x का है तो मैं लिमिट भी किसकी लूंगा, x की लूंगा। तो देखो मैं स्टार्ट कहां से कर रहा था, मैं स्टार्ट 2 से कर रहा था, और मैंने ये जो डिस्टेंस मानी है यही तो जनरल x मानी है, यही तो जनरल x मानी है मैंने, तभी तो मैंने KQ बाय x² यहां पर लिखा है। तो देखो पहले जब मैं इधर था इस जगह था तो x की वैल्यू ये वाली थी, ये यहां से लेके यहां तक x की वैल्यू थी, और जब मैं फाइनली इधर जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू ये चली जाएगी। देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो पहले मैं यहां पर जब था तो मेरा चूंकि x यहां से यहां तक जनरल पॉइंट है, तो जब मैं इधर रहूंगा तो x की वैल्यू यहां से यहां पर रहेगी, जो रहेगी ये जो है एक्चुअली b, है ना। और जब मैं इधर जाऊंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। आई होप आपको लिमिट्स क्लियर हुई होंगी। तो यहां से आप लोग ये b से लेके इन्फिनिटी, बेटा ये लिमिट पुट करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप गलती मत करना। मैं समझा रहा हूं, यहां पर पहले थे फिर फाइनली यहां पर आए, और जब यहां थे मतलब ये वाली डिस्टेंस b थी
ये जनरल एक्स था, एक्स बी से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ तक था, इसके बाद प्योर मैथमेटिक्स है। देखिए आप v2 की वैल्यू आ जाएगी q/4πε0, इसको मैं इजीली लिख सकता हूँ -1/x, और ये हो जाएगा b/0। मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो v2 की वैल्यू हो जाएगी -q/4πε0, और ये हो जाएगा -1/b। कैसे हो जाएगा, पहले 1/∞ रखेंगे, 0 रखेंगे, -1/b, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं q/4πε0 इंटू b। बेटा ये जो पार्ट है ये v2, ये तो मैथमेटिकली हमारा निकल के आया है ना, q/4πε0। इसका मतलब क्या है, इसकी फीलिंग कैसे लेंगे, v2 मतलब इस जगह का पोटेंशियल, मतलब एक यूनिट इस फील्ड के अंदर, इस चार्ज की फील्ड के अंदर एक यूनिट चार्ज को या q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो मेहनत करनी पड़ी, वो मेहनत किसने करी, मैंने करी ना। किसके अगेंस्ट करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर था, मेरी मेहनत इधर थी, तो मेरी मेहनत ही तो वर्क बनेगी, क्योंकि मेरी मेहनत एक्सटर्नल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स के लिए पोटेंशियल डिफाइंड है, तो मेरी मेहनत इस डायरेक्शन में है और चार्ज भी इधर मूव कर रहा है, तो मेरा वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क पॉजिटिव मतलब एनर्जी पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, मतलब डिवाइड बाय q0 भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये पोटेंशियल भी इस जगह का पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए ये पॉजिटिव बन के आ रहा है, मतलब मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। आई एम सॉरी, क्या आपको समझ में आया ये बात? अभी भी अपना काम पूरा नहीं हुआ है, काम अपन को अभी यहाँ पर पूरा करना है। देखो बेटा ध्यान से फिर से समझेंगे, सॉरी ध्यान से हम थोड़ा सा इसको प्रॉपरली समझेंगे। कैसे समझेंगे, अब हमारा काम क्या बचा है, समझदार है आप लोग, समझ चुके होंगे कि अब हमें एप्लीकेशन सिर्फ करना है 1 और 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए तो मैंने मेहनत कर ली, मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मुझे ये निकालना है। अब मैं इन दोनों के बीच में काम करूंगा, और इन दोनों के बीच में काम करने के लिए सेकेंड स्टेप में उठाऊंगा, वो सेकेंड स्टेप उठाऊंगा 1 एंड 2 के बीच में एप्लीकेशन इसी चीज का करूंगा। तो 1 और 2 के बीच में जब मैं एप्लीकेशन करूंगा तो फिर से एक अंडरस्टैंडिंग में आपकी बना देता हूं। देखो ये चार्ज को मैंने सेंटर पे मान लिया, उसके बाद पॉइंट 1 है, उसके बाद पॉइंट 2 है, और उसके बाद पॉइंट 3 था जिसका हम यहां पर काम कर चुके हैं, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है बेटा। तो हम बात करते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि हम यहां से यहां तक की सब बात कर चुके हैं, 2 से लेकर 3 तक की पॉइंट की, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, तो अब इसके बीच में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्टोर्ड है, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्टोर्ड हो जाता है तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी, जैसा कि मैं ऑलरेडी चर्चा यहाँ पर कर चुका हूँ। अब ई आर आ जाएगा, तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी है। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि इस जगह एप्लीकेशन करना है इस पॉइंट का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस जगह एप्लीकेशन करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है इस डायरेक्शन में है, dx इस डायरेक्शन में है, तो मुझे इसका एप्लीकेशन करने के लिए फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट यही तो करना है। तो इस पॉइंट पे मैं इधर हूं 1 पे, इधर हूं 2 पे, तो v2 माइनस v1 फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x अवेलेबल है, क्योंकि x की फंक्शन है, डॉट dx। तो बेटा यहां पर हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि यहां पर जैसे ही डॉट प्रोडक्ट आएगा तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, dx इस डायरेक्शन में है, तो हमारा थीटा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देखते हैं, v2 माइनस v1 विच इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं वहां पर 1/4πε0 ER(x²) dx। अब यहाँ पर कांस्टेंट सारे बाहर निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 ER इंटीग्रेशन 1/x²। बेटा चैलेंज यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, चैलेंज यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो लिमिट होती है, और लिमिट को हमें पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे हम लिमिट्स रखेंगे तो आप समझने की कोशिश करिए बेटा कैसे रखेंगे अपन लिमिट्स। तो लिमिट्स रखने के लिए मैं चूंकि इंटीग्रेशन एलिमेंट dx है, वेरिएबल x है, तो लिमिट x की रखेंगे, और मैंने बनाया हुआ है जनरल x यहाँ तक है, और मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जब यहाँ पर रहूंगा तो लिमिट हो जाएगी ये वाली, और जब यहाँ पर जाऊंगा तो लिमिट हो जाएगी b। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि लिमिट यहाँ से काउंटेड होगी, क्योंकि x यहाँ से फिक्स है a और b, तो यहाँ से मैंने लिमिट रख दी a और b। अब मेरा सवाल यहाँ पर फिजिक्स का खत्म हो गया है, अब पूरी मैथमेटिक्स चालू हो गई है। कैसे मैथमेटिक्स चालू हो गई है? सिंपल इंटीग्रेशन है बेटा, आप लोग सब इंटेलिजेंट हैं, सब समझ सकते हैं। 1/4πε0 इंटू ER, ये हो जाएगा -1/x, और ये जाएगा a से लेके b।
ये हो गया, माइनस अपन बाहर ले लेते हैं, V2 माइनस V1, ये माइनस लेके प्लस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/a। बेटा मैं ये समझा नहीं रहा, ऑलरेडी आपको पता है, माइनस बाहर ले लेंगे, फाइनल लिमिट 1/b माइनस 1/a, ये आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा आपका V2 माइनस V1। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या करें बेटा, तो मुझे पता है, देखो V2 माइनस V1 है, मेरे पास V2 माइनस V1 आ गया, V2 तो पहले ही मैं निकाल चुका हूं, ये है ना, तो V2 निकाल चुका हूं, V2 की जस्ट कुछ नहीं करना है, यहां से उठाना है, ये वैल्यू खटाक से पुट कर देनी है। तो V2 देखते हैं बेटा, यहां पर आ जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER 1/b माइनस 1/a। दिस इज द थिंग। अब मुझे एक्चुअली में निकालना तो V1 ही था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया V1 ही तो निकालना है, वही तो बस बचा चैलेंज है अपना। तो V1 को इधर ले जाएंगे, बाकी पार्ट को इधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा अपना, देखिए यहाँ पर Q अपन मिस कर रहे हैं, Q आएगा यहाँ पर, ठीक है, Q यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि Q चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी Q आएगा, ठीक है, KQ बाय। तो देखते हैं यहां पर अपन आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां से Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, देखो यहां से इसको डायरेक्ट लाएंगे, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और आ जाएगा 1/b माइनस 1 यहां से ER ब्रैकेट 1/b माइनस 1/a। क्या आपको ये बात समझ में आई? देखो आप क्या करा मैंने, यहाँ पर V1 इधर ले गया, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन दोनों में से कॉमन निकाल लिया है, बचा 1/b माइनस 1/ER 1/b माइनस 1/a, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, बाकी का अपना काम हो गया, यही अपना चैलेंज था, इसको चैलेंज को खत्म करना था, ये V1 निकालना था, तो थोड़ा सा और अपन मेहनत कर लेते हैं तो अपना काम बहुत अच्छी से हो जाएगा। तो कैसे मेहनत करेंगे अपन, बस V1 को निकालना है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, तो V1 इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखते हैं 1/b। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये BB वाले पार्ट को ना कॉमन निकाल लेता हूँ, मतलब इन दोनों को क्लब कर लेता हूँ और इसको अलग कर देता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, आप देखेंगे 1/b और माइनस 1/ER इंटू B प्लस 1/a इंटू ER। क्या आपको ये वाली बात दिख रही है, समझ में आ रही है? और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्या कर देता हूँ बेटा, क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं, ये चीज़ बन जाएगी V1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा, यहाँ पर 1/b भी कॉमन आ जाएगा, और इसको मैं लिख लूँगा ER माइनस 1 ब्रैकेट ER, और ये आ जाएगा प्लस 1/AER। अब कुछ भी नहीं करना है, पूरा LCM ले लेते हैं, V1 आ जाएगा Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER इंटू AB। समझ गया कैसे लिया है, इनका LCM ले लिया, ये ऊपर चला जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी सब क्लब कर लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा A ब्रैकेट ER माइनस 1 प्लस B, और ये चीज़ यहाँ पर मैंने इतना ही ब्रैकेट लेना है, और ये ब्रैकेट आ गया, और नीचे वाला डिनोमिनेटर मैंने शिफ्ट कर दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब देखिए V1 फाइनली क्या बन गया है, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER AB ब्रैकेट B प्लस A ब्रैकेट ER माइनस 1, ये बन गया है। बस अब अपना V1 आ गया, V1 ही तो मुझे यहाँ पर निकालना था, ये V1 आ गया, मेरा काम हो गया ना, है ना, क्योंकि मुझे एक स्फीयर का पोटेंशियल सरफेस पे पता चल गया है, और मुझे पता है कि Q बराबर क्या होता है, जो भी स्टोर है C इंटू V1 आएगा। जहाँ मैं कंफ्यूज था कि ER आएगा या उसके अंदर V1 के अंदर ER लिखूंगा, क्या 1 लिखूंगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आया है। तो हम जो सोच रहे थे हमेशा वैसा नहीं होता है, तो इस चीज़ को हम क्या करना है, C इंटू क्यू, अब देखो इसको पुट कर दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER AB, ये आ जाएगा ब्रैकेट B प्लस A ब्रैकेट ER माइनस 1, ये आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ से डायरेक्टली अपने पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, मतलब इसको इन दोनों को मैंने यूज़ करा, इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो यहाँ से C क्या आ जाएगा बेटा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER AB ब्रैकेट B प्लस A ER माइनस 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द कैपेसिटेंस, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल कंडक्टर जब उसके आसपास डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्ट्स में हो, मतलब आधा एयर हो, मतलब ये वाला पार्ट एयर हो, फिर थोड़ा सा उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम ER कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हो। तो इस तरह से हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो आप ये
बात इसको अंडरस्टैंड करिए कि हम जो सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पार्ट है। आप खुद, मैं सलाह दूंगा, आप इसको खुद समझ के जब तक खुद अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको इसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए और समझिए। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। आगे हम डिफरेंट कैपेसिटर्स को और लेंगे आगे के लेक्चर्स में, पर ये वाला पार्ट आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।